हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल बायोमेड साइंस हब। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको बायोलॉजी रिलेटेड मटेरियल जो है इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो आज हम जिस टॉपिक से फ्रेंडशिप करने जा रहे हैं वो दिखने में तो थोड़ा सा डरावना है, लेकिन एक्चुअल में वो डरावना है नहीं। तो और टुडेज टॉपिक इज़ डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का टॉपिक है ये 2 पॉइंट में आने वाला है, 2 पार्ट्स में आने वाला है। फर्स्ट जो वीडियो का पार्ट है इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में, साथ ही साथ इसमें जो एंजाइम्स डिफरेंट रोल प्ले करते हैं उसके बारे में, और इसकी जो मेन एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन में रोल प्ले करता है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, उसका स्ट्रक्चर और ये कैसे वर्क करता है। इतनी सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में जो वीडियो आएगा उसमें हम एक्चुअल देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, एक्चुअल प्रोसेस क्या है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एज वेल एज टर्मिनेशन। तो आइए इंट्रोडक्शन जानते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन, व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? तो इसके नाम में ही है, जब डीएनए अपना रेप्लिका प्रोड्यूस करता है, मतलब अपना हमशक्ल बनाता है, मतलब जब डीएनए से डीएनए प्रोड्यूस होता है, डीएनए खुद को मल्टीप्लाई करता है, तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब ये प्रोसेस हमको ज़रूरी क्यों है? देखिए, हम जानते हैं कि जब सेल डिवाइड होता है तो एक सेल से 2 सेल बनते हैं। अब ये एक सेल से 2 सेल बनते हैं तो इसके अंदर कुछ तो जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये है क्या कि ये आपस में बांट लेगा कि ठीक है अब मुझे एक सेल के 2 सेल बनने हैं तो मैं आपस में डीएनए को बांट लेता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। प्लॉइडी लेवल को हमको मेंटेन करना है। तो ऐसे वक्त में क्या होता है, जब ये सेल को डिवाइड होना है तो ये अपने जेनेटिक मटेरियल को भी मल्टीप्लाई करते चलता है। मतलब ये अब इतना जेनेटिक मटेरियल बनाएगा जो कि पहले से डबल होगा, जो कि 2 सेल में अब इक्वली डिवाइड हो सकेगा। तो इस वक्त डीएनए रेप्लिकेशन मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रेप्लिकेशन के साथ साथ और भी 2 ऐसी प्रोसेस है, फंडामेंटल प्रोसेस है, जिनको कहा जाता है कि ये सेंट्रल डोग्मा है, लाइफ की भी एज वेल एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की भी। तो वो क्या है? जब डीएनए से आरएनए बनेगा, मोर स्पेसिफिकली एमआरएनए बनेगा, तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, डीएनए की जो लैंग्वेज है वो एमआरएनए के लैंग्वेज में कन्वर्ट की जा रही है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है डीएनए के लैंग्वेज का इनटू द एमआरएनए लैंग्वेज। और जब एमआरएनए कन्वर्ट होगा इनटू द प्रोटीन, तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन। तो ये 3 जो प्रोसेस है ये फंडामेंटल प्रोसेस है और इन्हीं को कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा। फिलहाल हमारा मेन फोकस रहेगा रेप्लिकेशन पे, और रेप्लिकेशन भी किसका? तो हम बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सिस्टीन का रेप्लिकेशन, जिसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे ई कोलाई। तो आइए जानते हैं कि हम इस डीएनए रेप्लिकेशन के पॉइंट में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो पहले तो हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे एंजाइम्स जो डीएनए रेप्लिकेशन में रोल प्ले करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एंजाइम का ही पूरा खेल है, जो सारी चीज़ें होने वाली है वो सब एंजाइम करने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है वो ओरिजिन साइट कैसी है और टर्मिनेशन साइट कैसी है, और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि जो डीएनए पॉलीमरेज है, जो मेन एंजाइम है हमारा जो वर्क करेगा पॉलीमराइजेशन का, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और वो कैसे दिखता है। ये 3 पॉइंट हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं, और ये बचे हुए जो 3 पॉइंट्स हैं वो हम पार्ट 2 वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए जानते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन। तो इंट्रोडक्शन में हम बात करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जिनको कहा जाता है की पॉइंट्स ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। तो फर्स्ट की पॉइंट क्या है? डायरेक्शन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन और जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, मतलब नया स्ट्रैंड जो बनते जा रहा है वो किस डायरेक्शन में बनेगा। तो हम जानते हैं, हम पिछले वीडियो में ही पढ़ के आ चुके हैं कि डीएनए में एंटी पैरेलल अरेंजमेंट हमको देखने मिलती है। मतलब एक स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाता है, तो दूसरा स्ट्रैंड उसके अपोजिट चलते रहता है जो कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहेगा। तो जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा रहेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू नोट डाउन कि डीएनए रेप्लिकेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा रहेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि जो मेन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज वो इसी डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है, इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। वेर एज जो टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी इसके अपोजिट, जो कि है 3 प्राइम टू 5 प्राइम।
मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड यहाँ पे वर्ड आया है। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब क्या है ये जान लीजिए आप। ये देखिए ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, एक 5' टू 3' चल रहा है और एक 3' टू 5' चल रहा है। अब आप इमेजिन कीजिए कि डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन जो है वो है 5' टू 3'। मतलब अगर ये ऊपर वाला स्ट्रैंड हम समझ रहे हैं कि इसको देख कर नया वाला स्ट्रैंड अब खुद को बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो इधर चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा, जो कि रहेगी ये 5' और ये रहेगी 3'। इसी डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होगा क्योंकि रेप्लिकेशन की डायरेक्शन ही वो है। लेकिन ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड है जिसको देखकर नया स्ट्रैंड बन रहा है, इस स्ट्रैंड को हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। यहाँ से आपको एक बात पता चल रही है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब ऐसा स्ट्रैंड जो गाइड कर रहा है नए स्ट्रैंड को बनने के लिए। मतलब सपोज कीजिए यहाँ पे अगर ए है, एडेनिन है, तो यहाँ पे अब क्या जुड़ेगा, टी जुड़ेगा। यहाँ पे अगर जी है तो यहाँ पे जुड़ेगा सी। मतलब ऐसे ही गाइड करेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड नए स्ट्रैंड को बनने में, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी नए स्ट्रैंड में, जिसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसके अलावा थर्ड इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, की पॉइंट है डीएनए रेप्लिकेशन का, वो मिचेल्सन एंड स्टाल ने एक्सपेरिमेंट करके इसे प्रूव किया है, जो कि है सेमी कंजर्वेटिव मोड, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें क्या कहा गया है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है। अब सेमी कंजर्वेटिव मतलब क्या, सेमी मीन्स हाफ, कंजर्वेटिव मतलब उसको बचा के रखा जा रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये पेरेंटल डीएनए है जो हम पिंक कलर से दिखा रहे हैं, और जब ये डीएनए पेरेंटल डीएनए 2 डीएनए में डिवाइड होगा, रेप्लिकेट करेगा, तो इसमें एक स्ट्रैंड तो पिंक दिख रहा है लेकिन दूसरा जो स्ट्रैंड है वो ब्लू कलर का दिख रहा है। तो इसी को कहा जाता है कि 50% जो स्ट्रैंड है वो पेरेंटल स्ट्रैंड रहेगा, लेकिन 50% जो स्ट्रैंड है वो नया बनाया जाएगा। इस डायग्राम में और आप और क्लियरली देख सकते हैं। देखिए ये 100% हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड है। इसने रेप्लिकेशन किया और रेप्लिकेट करके 2 स्ट्रैंड में ये डिवाइड हो गया, 2 डीएनए के स्ट्रैंड में। अब इसमें देखिए 50% पेरेंटल है तो 50% नया आया हुआ है, 50% पेरेंटल है, 50% नया आया हुआ है। मतलब हाफ अपने पेरेंट को कंजर्व किया जा रहा है, पेरेंटल डीएनए को, और हाफ न्यू सिंथेसाइज किया जा रहा है। इसी मॉडल को कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और ये मिचेल्सन एंड स्टाल, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर ये मॉडल दिया हुआ है। ये हो गई कुछ की पॉइंट्स की बातें। अब आइए बात करते हैं कि कौन से जो एंजाइम्स हैं जो डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, और इनका वर्क क्या है, इनके प्रोकैरियोटिक सिस्टम में क्या नाम है, वो हम जानते हैं। देखिए डीएनए रेप्लिकेशन का मेन जो हीरो है, मतलब जो रेप्लिकेशन कराएगा, जो पॉलीमराइजेशन कराएगा, वो है डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज हमारे पास 3 तरह के हैं जो प्रोकैरियोटिक सिस्टम में पाए जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। इसके अलावा भी और 2 डीएनए पॉलीमरेज है 4 एंड 5, लेकिन वो सॉस रिपेयर में काम आते हैं। वो हम आगे कहीं जाके देखेंगे कि ये सॉस रिपेयर क्या होता है। लेकिन यहाँ पे बात करने के लिए हमारे पास 3 मेन डीएनए पॉलीमरेज है, 1, 2 एंड 3। अब इसमें डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये बहुत यूनिक है। अब आपको ये पता करना है कि ये क्यों यूनिक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि ऐसी क्या इसमें खासियत है जो ये दोनों डीएनए पॉलीमरेज से या बाकी डीएनए पॉलीमरेज से इसको अलग करती है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी रखता है, और इसका हमको काम आता है जब हम प्राइमर रिमूव करेंगे। अब ये प्राइमर क्यों रिमूव करना है ये हम आगे प्रोसेस में देखेंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि जब हमको प्राइमर रिमूव करना पड़ेगा जो नया डीएनए स्ट्रैंड बना है उसमें से, तो उसमें हमें डीएनए पॉलीमरेज 1 हेल्प करने वाला है एंड रिप्लेसेस विद द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड। तो नए सिंथेसाइज हुए डीएनए स्ट्रैंड के साथ उसको ये रिप्लेस कर देगा, जो आरएनए प्राइमर है उसको। फिर डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है इसका मेन रिपेयर में ही इसका फंक्शन है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये है हमारा मेन एंजाइम जो क्या करने वाला है, जो पॉलीमराइजेशन करेगा इन 5' टू 3' डायरेक्शन। अब देखिए डीएनए पॉलीमरेज 3 के पास 5' टू 3' डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करने की एबिलिटी है। इसके साथ साथ 3' टू 5', 3' टू 5' इसके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी प्रेजेंट है। कौन सी एक्टिविटी प्रेजेंट है? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। मतलब ये क्या करेगा, 5' टू 3' आगे स्ट्रैंड को बढ़ाते जाएगा, लेकिन अगर गलती से इसने कोई एक गलत
न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया है तो ये बैक भी जा सकता है बैक डायरेक्शन में, और बैक डायरेक्शन में मतलब कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में जाके उस न्यूक्लियोटाइड को हटा भी सकता है। इसी को कहा जाता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो ये हो गए हमारे डीएनए पॉलीमरेज जो कि मेन एंजाइम है। इसके अलावा हेलिकेज एंजाइम हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे करते हुए दिखेगा। हेलिकेज प्रोकैरियोटिक सिस्टम में है डीएनए बी इज द हेलिकेज इन प्रोकैरियोटिक सिस्टम। लेकिन इस हेलिकेज को लोड करने के लिए हमको हेलिकेज लोडर भी चाहिए, तो यहाँ पे हेलिकेज लोडर है डीएनए सी। तो ये डीएनए बी एंड डीएनए सी, हेलिकेज एंड हेलिकेज लोडर। अब ये हेलिकेज का फंक्शन क्या है, जैसे हम जानते हैं कि ये अगर डीएनए है तो यहाँ पे जो ये स्टेप्स बनी थी ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से बनी थी, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी किसके बीच में थे, 2 नाइट्रोजन बेसिस के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हेलिकेज क्या करते जाता है, ये ब्रेक करता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, और इसी प्रोसेस को और कहा जाता है अनजिपिंग। मतलब आप जानते हैं कि हम चैन जब कोई खोलते हैं बैग की वगैरह तो 2 सिरे उसके आपस में जुड़े रहते हैं, लेकिन जब हम उसको खोलते हैं तो ये दोनों सिरे अलग हो जाते हैं बीच से। तो वैसा ही सेम फंक्शन यहाँ पे करते हुए दिखेगा हमको हेलिकेज। इसको ही कहा जाता है अनजिपिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ये तोड़ते हुए चलता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कन्वर्ट कर देता है इनटू द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसके बाद एंजाइम है हमारा लाइगेज। लाइगेज जो एंजाइम है ये ग्लू की तरह काम करता है। ये क्या करता है, निक जो प्रेजेंट है उसको सील करता है। यहाँ पे गैप कहना गलत होगा, ये गैप को सील नहीं करता। गैप को सील करने के लिए तो हमको डीएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत पड़ती है। ये निक को सील करता है, मतलब ये सिर्फ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को वहाँ पे बना सकता है, ये कोई न्यूक्लियोटाइड को जोड़ नहीं सकता, इसलिए ये गैप को सील नहीं करता। ये निक को सील करता है बिटवीन द ओकाजाकी फ्रैगमेंट। अब ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट क्या है ये हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनाने के लिए बीच में कोई गैप प्रेजेंट ना हो, कोई निक प्रेजेंट ना हो, उसके लिए ये ग्लू की तरह काम करता है लाइगेज। उसके बाद मेन एंजाइम है प्राइमेज। अब देखिए प्राइमेज की हमको ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए पॉलीमरेज 3 ये खुद से कभी भी पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकता। इसको चाहिए है 3 प्राइम OH, और 3 प्राइम OH इसको प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, प्राइमर। और यहाँ पर प्राइमेज है हमारे पास डीएनए जी जो क्या करेगा, प्राइमर बनाएगा, और ये प्राइमर रहेगा आरएनए का प्राइमर। तो ये आरएनए का प्राइमर जो है छोटी सी जगह प्रोवाइड करा के देगा जिसमें 3 प्राइम OH ग्रुप ये प्रोवाइड करा देगा डीएनए पॉलीमरेज को, मोर स्पेसिफिकली डीएनए पॉलीमरेज 3 को, और इस 3 प्राइम OH को अब आगे बढ़ाते लेके जाएगा डीएनए पॉलीमरेज 3। तो इसके लिए हमें ये प्राइमेज की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद स्लाइडिंग क्लैम्प। अब ये स्लाइडिंग क्लैम्प हमको क्यों ज़रूरी है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 का हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको ये और भी क्लियर होगा कि स्लाइडिंग क्लैम्प इसलिए ये हुक की तरह काम करता है। ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड में जाके हुक की तरह अटैच होगा और इजीली डीएनए पॉलीमरेज 3 की मूवमेंट को वहाँ पे प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, हेल्प्स टू होल्ड द डीएनए पॉलीमरेज इन प्लेस व्हेन न्यूक्लियोटाइड्स आर बीइंग एडेड। मतलब दोनों स्ट्रैंड में ये हुक की तरह डीएनए पॉलीमरेज 3 को ऐड कर देगा, वहाँ पे अटैच कर देगा, जिससे कि धीरे धीरे डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को इजीली ऐड कर सकेगा। इसके बाद नेक्स्ट एंजाइम है हमारा टोपोआइसोमरेज। अब टोपोआइसोमरेज 2 टाइप के हैं, टोपोआइसोमरेज 1 एंड 2। टोपोआइसोमरेज 2 को गायरेज भी कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सिस्टम में। इसको क्या कहा जाता है, गायरेज इन प्रोकैरियोटिक सिस्टम। यहाँ पे हम सिंपली पता करने वाले हैं कि टोपोआइसोमरेज का वर्क क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक रस्सी है और बीच से आप उस रस्सी को खोलते जा रहे हैं, जो कि एक दूसरे को हेलिकली टर्न है, उसको आप बीच से खोलते जा रहे हैं। तो आप पता करेंगे कि दोनों जो रस्सी के दोनों एंड है उसमें एक टेंशन आ रहा है, वो थोड़ा सा स्ट्रांगली और रैप होते जा रहा है, उसमें सुपर कॉइलिंग होते जा रही है। तो सेम ऐसा ही डीएनए में भी हो रहा है। जब हम डीएनए को बीच से खोलेंगे रेप्लिकेशन करने के लिए, तो उसके जो दोनों एंड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन पैदा होता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो और सुपर कॉइल होते जा रहा है डीएनए। तो उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए ये टोपोआइसोमरेज काम करता है और वो डीएनए के स्ट्रैंड को रिलैक्स रखने के लिए हमें हेल्प करता है। इसके अलावा लास्ट जो एंजाइम है हमारा वो है SSB और SSBP। यह है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन।
अब इसका हमें क्या ज़रूरत है? देखिए, हमने पता किया कि हेलिकेज क्या करता है, अनजिपिंग करता है। मतलब ये जो 2 डीएनए के स्ट्रैंड है, ये 2 डीएनए के स्ट्रैंड के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको तोड़ते चलता है। मतलब उसने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का अब क्या कर दिया, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन कब तक ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ऐसे ही रहेंगे? ये ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं रह सकते, क्योंकि इनमें तो एफिनिटी है, इधर T है तो इधर A है, और ये आपस में कभी भी जाके फिर से अटैच हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। और ऐसा ना हो, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फिर से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट ना हो, इसलिए ये SSB प्रोटीन यहाँ जाके अटैच हो जाएंगे और ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में ही वैसे के वैसे कंडीशन में रखेंगे। तो इसका फंक्शन क्या है, बाइंड्स टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टू अवॉइड डीएनए रिवाइंडिंग, मतलब डीएनए फिर से रिवाइंड ना हो जाए, इसके लिए ये काम करते हैं। तो ये डिफरेंट एंजाइम्स हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं हमारे डीएनए पॉलीमरेज 3 के स्ट्रक्चर की। और ये डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन एंजाइम है जो कि यहाँ पे रेप्लिकेशन, हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन कराने वाला है। आप इस स्ट्रक्चर को प्रॉपरली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम अगर बीच से कट करने का सोचें, मतलब बीच से इसको ऐसा हम कर ले, तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। और यही रीज़न है कि ये एंजाइम दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को एक साथ सिंथेसाइज करते चलता है। ये जो बीटा क्लैंप है, ये क्लैंप लोडर की तरह वर्क करते हैं और दोनों डीएनए के स्ट्रैंड में हुक जैसे फंस जाते हैं। और इससे क्या होगा कि यहाँ पे बीच में प्रॉपरली डीएनए पॉलीमरेज 3 अटैच हो सकेगा और वो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को एक साथ बढ़ाता हुआ चलेगा। अब इसमें इस डीएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर को आप और प्रॉपरली गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें डिफरेंट सब यूनिट्स है, टाउ सब यूनिट्स है, अल्फा है, एप्सिलॉन है, डेल्टा है, गैमा है। तो ये सारे जो सब यूनिट्स है ये मिलके डिफरेंट रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ तक हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में डीएनए रेप्लिकेशन के। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये कौन सा पार्ट क्या वर्क कर रहा है, इनिशिएशन साइट क्या है, टर्मिनेशन साइट क्या है और एक्चुअल रेप्लिकेशन की प्रोसेस कैसी चलती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और नेक्स्ट पार्ट भी इस वीडियो का देखिए, सो दैट आपको ये डीएनए रेप्लिकेशन का जो सीरीज़ है 2 वीडियो का वो इजीली और क्लियरली समझ आ जाए। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।